आपकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, और आपकी प्रॉपर्टी में हम लगातार आपको ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि हरेरा किस तरह से आपके आशियाने या आपके जो घर की बात है उसके साथ किस भरोसे के साथ खड़ा होता है और किस तरह से मददगार साबित होता है। इसी कड़ी में डॉक्टर के खंडेलवाल एक बार फिर रेरा के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सवाल इस तरह का आता है कि बिल्डर्स की, चाहे हम पंपलेट देख लें, चाहे उसकी प्रचार सामग्री देख लें, वादे इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब देखने जाएं तो वहाँ ऐसी स्थिति मिलती नहीं है। मतलब लोगों को बरगलाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ रेरा किस तरह से मदद करता है कि जो अलॉटी है वो ठगा ना जाए? देखिएगा कि इस कानून के आने का बहुत बड़ा कारण ये था कि पहले बिल्डर वायदा कुछ करता था और डिलीवर कुछ करता था। तो अब जो वायदे और डिलीवरी में गैप नहीं है। आज की तारीख में बिल्डर जब लाइसेंस ले आता है सरकार से, लाइसेंस लेने के बाद वो उसको हुडा में रजिस्ट्रेशन हरेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो तथ्य हैं, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो उसे देनी होती हैं। ये सूचनाएं क्या हैं? ये सूचनाएं हैं कि उसने प्रोजेक्ट कब शुरू करना है, उसने प्रोजेक्ट ख़त्म कब करेगा, उसने उस प्रोजेक्ट जो है उसकी अप्रूवल्स उसके पास है नहीं, एनवायरनमेंट की अप्रूवल है, डिफरेंट एजेंसी से जो कनेक्टिविटी होती है, रोड्स की है, सीवरेज की है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की है, वाटर सप्लाई की है, कनेक्टिविटी है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लोड के लिए उसने अप्रूवल ले रखी है या नहीं, फॉरेस्ट क्लियरेंस की अप्रूवल उसके पास है या नहीं। और इससे हट करके फिर उसे बतलाना होता है कि जो चीज़ वो दे रहा है, जो इसकी प्लॉट है या अपार्टमेंट है जो दे रहा है, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। नर्सरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है। उससे हट करके उसमें पार्क्स क्या हैं, ग्रीन एरिया कितना है, जो रोड्स का एरिया टोटल कितना है। यानी उसे जो भी कुछ इस प्रोजेक्ट में मौजूद है उस सारी चीज़ें उसे बतानी होती हैं कि, और फिर उसे बतलाना होता है कि जो चीज़ वो दे रहा है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फ्लोरिंग किस तरीके की है, उसकी रूफ किस तरीके की है, उसकी टाइल्स कौन सी यूज़ करेगा, पत्थर कौन सा यूज़ करेगा, स्टील का क्या ब्रांड होगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगे, सीमेंट कौन सा होगा, जो प्लास्टर लगाएगा वो प्लास्टर का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, आरसीसी का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, जो वुडवर्क है वुडवर्क का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, दरवाजे किस चीज़ के होंगे, विंडो किस चीज़ की होंगी। यानी उसे सारी की सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, बतलानी पड़ती हैं, ताकि एलओटी को ये मालूम रहे कि जो चीज़ वो खरीद रहा है उसमें उसे क्या क्या मिलेगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हरेरा का रोल क्या है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि जो एलओटी से बिल्डर ने वायदा किया है और जो हमारा हरियाणा बिल्डिंग कोड कहता है या दूसरे नियम कानूनों के तहत जो उसने चीज़ें देनी होती हैं, उन चीज़ों को वो बतलाए प्रायर टू सेल। और फिर हरेरा ये देखता है कि जो उसने वायदा किया है क्या उसके अनुरूप वो डिलीवरी कर रहा है। यदि वो नहीं कर रहा है तो हरेरा उसके खिलाफ पीनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। यहाँ हम कुछ और ही बतलाना चाहते हैं, जो कि गुड़गांव हरेरा ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है, और वो कदम क्या है? पारदर्शिता के लिए। पारदर्शिता क्या है? आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ मिल जाएंगे जो प्रोजेक्ट 10 वर्ष पहले लोगों को अलॉटमेंट कर दिए गए, 10 वर्ष पहले लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ बिजली जनरेटर पर है, वाटर सप्लाई टैंकर पर है, सीवरेज का डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, स्टोन वाटर की लाइन नहीं है। कई जगह ऐसे हैं रोड्स की इवन कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। ये सारी चीज़ें सामने हैं। आज हम उस बिल्डर से ये लिखवा के लेते हैं कि ये बता भाई कि तुम्हारी जो रोड है, एग्जिस्टिंग रोड्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग अप्रोच क्या है, और तुम कह रहे हो प्रपोज्ड अप्रोच क्या है। प्रपोज्ड अप्रोच लिखिए 24 मीटर की रोड, जो 24 मीटर की रोड है अपना क्षेत्र उसने बना दिया, उसके पीछे बनी नहीं है, उससे आगे बनी नहीं है, उस पर आगे उस पर एंक्रोचमेंट हो गया, बनी नहीं सकती वो रोड कभी। तो हम उससे लिखवाते हैं कि पहले बताओ कि ये रोड के बारे में तुम्हारी क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आपको लिख के देना पड़ेगा अपने एडवर्टीजमेंट में, आपने अपनी साइट पर बोर्ड लगाना होगा
कि जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में रोड कनेक्टिविटी जो 24 मीटर की दिखलाई गई है, ये नियर फ्यूचर में अवेलेबल होने की गुंजाइश नहीं है। ये नियर फ्यूचर में उपलब्ध नहीं होगी। क्यों? अभी ज़मीन एक्वायर होनी है, या दूसरा कोई बिल्डर लाइसेंस था, उसने अपने क्षेत्र में 24 मीटर की रोड को बनाना है, फिर जाकर कनेक्टिविटी होगी। अब क्या है, लोग देखते हैं नक्शे पर, ड्राइंग बोर्ड पर बहुत अच्छा लगता है कि एक सीट लगी हुई है, उसमें प्लॉट मार्क किए हुए हैं, रोड मार्क की हुई हैं, कलरफुल सारा लगा हुआ है, बोला जी यहाँ से भी रोड है, ये एक्सप्रेस वे से मिल गई, ये नेशनल हाईवे से मिल गई। जब आप सारी चीज़ देखते हो तो नक्शे बड़ा अच्छा लगता है, बोले ये तो ये 2 मिनट देखो तुरंत एक्सप्रेस मिल जाएगी। उस रोड के मामले में जो ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। यदि मौके का हम मुआयना कराते हैं, हमारी टीम, इंजीनियर्स की टीम जाती है जो ये देखती है मौके पर इस रोड के, जो ये कहता है प्रपोज रोड बनने के चांसेस यहाँ कितने हैं। यदि प्रपोज रोड बननी नहीं है 10 साल तक, या उसमें इंक्रोचमेंट इतना हो चुका है कि इंक्रोचमेंट हटाना एक बहुत बड़ी समस्या होगी, या बीच में एक ऐसा फार्मर आ गया जिसने लाइसेंस लेना नहीं और ज़मीन को बेचना नहीं चाहता, वो तब क्या करोगे? 24 मीटर रोड तो रुक गई ना, लैंड एक्विजिशन हो नहीं रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई अब आदमी सोच समझ के खरीदे कि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं मिलनी उसे वर्षों तक। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें 24 मिनट रोड दिखलाई हुई है, 10 साल पहले लोग रह रहे हैं, आज भी उन्हें 3 किलोमीटर के रेवेन्यू के रास्ते, छोटे रास्ते से जाकर के रोड की कनेक्टिविटी लेनी पड़ती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब धोखे की गुंजाइश नहीं रहे। उसको मालूम हो आदमी को कि हाँ मुझे इस रोड कभी नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है। हम उससे पूछते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या वहाँ जो है सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, तो क्या तुमने अप्रूवल ले लिया और उसके पैसे जमा करा दिए? ये नहीं हो, बिल्डर्स ने क्या किया है, पहले 11 केवी का कनेक्शन देता था, अब 33 केवी का मिलता है, बिल्डर पैसा जमा नहीं करा रहा। आज भी 11 केवी की जो उस पर कनेक्शन नहीं दे रहा, वो DHBBL। तो ऐसी स्थिति में उसे बड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि बिजली का कनेक्शन कब तक ला के दे देगा। ये नहीं है कि जनरेटर पर लगातार चलती रहे। और इसमें ही बदमाशी क्या होती है, जो जनरेटर की बिजली है उसकी वो एक्चुअल चार्जेस के बेसिस पर वसूल करता है, जबकि वो नहीं कर सकता। जिस रेट पर दक्षिणी हरियाणा विद्युत वितरण निगम बिजली अन्य कंज्यूमर्स को दे रहा है, उसी रेट पर आपको देनी होगी। इसी प्रकार से पानी की स्थिति है, वहाँ वाटर सप्लाई अभी है नहीं। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है गुड़गांव मानेसर डेवलपमेंट प्लान का, सोना डेवलपमेंट प्लान का, जहाँ आज भी वाटर सप्लाई, मास्टर वाटर सप्लाई लाइन्स नहीं है। पानी के लिए आपको लगेगा कि सब नेचुरली जब सरकार ने लाइसेंस दिया है तो जो LOT तो ये सोच के ले रहा है कि यहाँ पानी भी मिलेगा, बिजली भी होगी, सीवर भी होगा, सड़कें भी होंगी, कनेक्टिविटी भी होगी। जैसे मैंने कनेक्टिविटी बताया, कनेक्टिविटी के मामले में धोखा नहीं हो उसके साथ। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कब तक उसके पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसको क्लियर बताया जाए, धोखे में नहीं रखा जाए कि ये रोड जो है ये अभी बनने वाली नहीं है, रोड अभी टाइम लग सकता है। रोड के मामले में इसकी जो वस्तु स्थिति है वो ये है। इसी प्रकार से बिजली का जैसे मैंने कहा, और पानी की और बड़ी समस्या है। इस शहर में टैंकर माफिया खड़ा हो गया, बिल्डर तो उसमें से निकाल नहीं सकता ज़मीन में से, और वो जो कुछ माफिया किस्म के लोग जो कृषि भूमि है वहाँ लगा करके ट्यूबवेल्स और वहाँ से पानी निकाल करके यहाँ बेच रहे हैं। अब यहाँ भी दिक्कत वही है भाई, टैंकर की सप्लाई इट कैन नॉट बी होलसम वाटर सप्लाई। जो होलसम शुद्ध पानी जो चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वो वाटर सप्लाई नहीं है, ट्रीटेड वाटर नहीं है। यदि कहीं है भी, कहीं नहीं भी है, तो ऐसी स्थिति में जब उस आदमी को वाटर सप्लाई भी गारंटेड नहीं है, टैंकर से सप्लाई की जा रही है, टैंकर सप्लाई के बारे में आप सोच सकते हो कितनी अनियमित सी सप्लाई होगी। तो आज उसे स्पष्ट बताना पड़ता है कि इस जगह अभी मास्टर वाटर सप्लाई सर्विसेज नहीं है और एक लंबा समय लग सकता है, तब तक टैंकर से सप्लाई की जाएगी, ताकि उस आदमी को सरप्राइज नहीं हो उस समय जब वो LOT वहाँ रहने लगे, बोले यहाँ तो पानी नहीं है, बोले तो टैंकर सप्लाई हो रही है। और रेट भी उसकी टैंकर सप्लाई की वाटर की रेट वही होगी जो रेट हुडा, जो आपका हरियाणा जो है शहरी विकास प्राधिकरण जो और कंज्यूमर से चार्ज करता है। ये सारी बातें क्यों ज़रूरी हैं? अब तक इन चीज़ों पर हम लोगों ने कम ध्यान दिया था। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी, पहले लोग रजिस्ट्रेशन कराने लगे। हमारी प्रायोरिटी थी जो लोगों की मेन जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, उन शिकायतों का तुरंत निस्तारण हो। लेकिन अब इस तरह के मामले आए तो वहाँ हम लोगों ने ये अथॉरिटी में निश्चित किया कि LOT के साथ धोखा ना हो, इसके लिए उसे वस्तुस्थिति से पूर्णतः अवगत करा के रखा जाए। लाइसेंस सरकार देती है, लाइसेंस सरकार के देने के बाद यदि
उस लाइसेंस के अनुरूप ग्राउंड पर वो सर्विसेज नहीं आ सकती हैं, या आने में देरी होगी, या अदरवाइज़ कोई उसने बिल्डर ने ऑल्टरनेटिव वहाँ सरकार को लिख के दिया कि जब तक मास्टर सर्विसेज नहीं आएंगी तब तक मैं अपना इंतजाम करूँगा। तो ये चीज़ें प्रायर एलओटी को मालूम होनी चाहिए, न कि एज ए मैटर ऑफ सरप्राइज उसको मालूम पड़े। इसी प्रकार से जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल है, हाई स्कूल है, कहीं प्राइमरी स्कूल है, कहीं नर्सरी स्कूल है, कहीं डिस्पेंसरी है। अब क्या है कि प्रोजेक्ट की साइज़ तो बड़ी होती है। प्रोजेक्ट की साइज़ में क्या है, मान लो 40 टावर बनने हैं एक प्रोजेक्ट में, वो 5 टावर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले आया, 5 टावर्स में आकर के लोग रहने लग गए। अब शिकायत करते थे, स्कूल भी नहीं है वहाँ, तो नर्सरी स्कूल भी नहीं है, ना वहाँ जाके डिस्पेंसरी है, ना वहाँ पोस्ट ऑफिस है, ना वहाँ पुलिस पोस्ट है, बोले जो पार्क डेवलप नहीं हुए। क्योंकि प्रोजेक्ट की साइज़ को देख करके जो नॉर्म्स बने हुए हैं, एरिया नॉर्म्स के अनुरूप बिल्डर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, और वो फैसिलिटी पूरे प्रोजेक्ट की है। जो फैसिलिटी है पूरे प्रोजेक्ट के लिए है, वो कॉमन फैसिलिटी है सारे प्रोजेक्ट के लिए। अब क्या है कि वो फैसिलिटीज़ तो डेवलप करता नहीं है बिल्डर पहले क्या करता है कि टावर्स बनाता है, उसमें ओसी ले आता है, लोग रहने लग जाते हैं, फिर वो परेशान होते हैं। 5 सर्विसेज यदि वहाँ आ गई हैं, बिजली की, पानी की, सीवर की, ड्रेनेज की और स्ट्रीट लाइट की, तो उसको वहाँ ओसी मिल जाता है। ओसी तो मिल गया, बेचारा रहने लगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस किस टावर्स का ओसी वो कब लाना चाहता है। कंप्लीट जो एरिया है वो कब तक डेवलप होगा, कब आप कितने फेजेज में इसको करना चाहते हो, स्कूल कब आएगा, डिस्पेंसरी कब आएगी, ताकि उसे मालूम हो आदमी को। मान लिया अब 40 टावर्स हैं, 4 फेज में करना चाहता है, 10-10 टावर्स के, तो जब 40 के 40 टावर बन जाएंगे, जब उसको कंपनी सर्टिफिकेट मिलेगा तब जाके सारी फैसिलिटीज आएंगी। जो पहले लोग 10 टावर्स वाले लोग जो आए, उनको तो वो फैसिलिटीज मिली नहीं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये पूरी जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 10 साल के बाद पूरा होगा। आपको 3 साल में इसका मान लीजिएगा ऑक्यूपेशन मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, तो 7 साल आपने इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ का, फैसिलिटीज़ का। क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक ना स्कूल आएगा पूरा, कुछ फैसिलिटी आ गई, कुछ फैसिलिटी नहीं आएंगी। तो जो लोग बीच में शिकायतें करते थे कि बोला जी देखो हमें इतने 10 साल यहाँ रहते हो गए, अभी तो हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं बना, बिल्डर कंप्लीशन लेता नहीं है। अब हम लोग बिल्डर से स्पष्ट ये डेट चाहते हैं किस समय वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। प्रोजेक्ट को यदि फेजेज में करना चाहता है तो उसका किस किस पार्ट एरिया का पार्ट कंप्लीशन कब लेगा, और पार्ट कंप्लीशन लेने के लिए उस एरिया में जो भी कम्युनिटी फैसिलिटी, वो फैसिलिटीज उसमें आएंगी, तभी उसको पार्ट कंप्लीशन मिलेगा। तो पर्पज़ मेरा कहने का ये है कि जो पहले अंधकार में रहते थे लोग, ड्राइंग बोर्ड पर देख करके कि साहब यहाँ स्कूल भी है, यहाँ बहुत बड़ी पार्क आएगी, उस साइड में जा कर के ना एक बहुत बड़ा फीचर आ रहा है, यहाँ ना कि क्लब बन रहा है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर भी होगा, यानी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ नक्शे पे दिखाई देती थी, ग्राउंड पर एक्चुअली वो फैसिलिटीज बिल्डर कब लेकर के आएगा, ये उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि एलओटी को मालूम हो कि ये फैसिलिटीज़ अभी नहीं आएंगी, 3 साल में कब्जा तो उसे मिल गया, लेकिन ये फैसिलिटीज़ कब आएंगी उसे मालूम होना चाहिए, ताकि उसको सोच समझ के ले कि जो बिल्डर। ये वही बात ट्रांसपेरेंसी। लेकिन सर सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से बताया कि जो पुराना लोग हैं, जो दसियों साल से रह रहे हैं और वो भी इस तरह की सुविधाओं से महरूम हैं, तो उनके लिए भी क्या रेरा कुछ मदद करेगा अगर वो आपको शिकायत करते हैं? जहाँ भी इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं उसमें हम लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि पहले जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया इस एक्ट के आने से पहले, वो रजिस्ट्रेशन के एम्बिट से बाहर कर दिए रूल्स के माध्यम से, लेकिन कंप्लीशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है कि उनको रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े, लेकिन वो प्रोजेक्ट सारे के सारे हैं वो रेरा की एम्बिट में आते हैं। रेरा कानून लागू होता है, रेरा के रजिस्ट्रेशन की एम्बिट से ही बाहर किए गए हैं, रेरा कानून की एम्बिट से बाहर नहीं किए गए। तो जब प्रोजेक्ट में जो उन्होंने कंप्लीशन नहीं दिया तो हम उन लोगों को ये बाध्य कर रहे हैं, हम लोग उनको नोटिस भी दे रहे हैं कि भाई आप ये बताइएगा कि रजिस्ट्रेशन मत कराओ, पर आप डिक्लेरेशन दीजिएगा कि ये कब तक आप ये चीज़ें पूरी करके देंगे, और यदि उसके अनुरूप आप नहीं दिया तो आपके खिलाफ पिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। यानी डिसिप्लिन करने की अभी ज़रूरत है। जो शुरुआती जो मुख्य उद्देश्य थे जिनके लिए रेरा का गठन किया गया, उन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद, उनमें काफ़ी कुछ सफलता के बाद
अब उस तरीके के मामलों पर रेरा ध्यान दे रहा है जो कि बहुत पुराने हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी हुई हैं तो वो बिल्डर ने अपनी मनमानी से बनाई हुई हैं। कहीं 4-4, 5-5 एसोसिएशन बनी हुई हैं। कॉमर्शियल में तो और भी बुरा हाल है कि रेजिडेंट वेलफेयर या एसोसिएशन ऑफ एलोटीज नहीं है, सारा का सारा एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बिल्डर ने खड़ी कर दी है। वो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो एक परमानेंट इनकम का उसका साधन बन गई है। तो पर्पज हमारा जो पुराने प्रोजेक्ट हैं और पुराने प्रोजेक्ट में जिनमें अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है वो प्रोजेक्ट हमारी एम्बिट में आते हैं और जहाँ भी कहीं हमें इस तरीके की शिकायत मिलती है हम उन पर गंभीरता से विचार करके अपना निर्णय देते हैं और ये हम जो निर्देश देते हैं बिल्डर को बाध्य करते हैं उन निर्देशों के अनुरूप उन व्यवस्थाओं को वो पूरी करे और जो चीज़ें जो सुविधाएं उसने देनी है उस सुविधाओं का वहाँ निर्माण तुरंत से तुरंत शुरू हो सके। तो ये जो लोग जो इस तरह की सुविधाओं से महरूम हैं, ये सीधे किस तरह से आप लोगों तक पहुँचे? कंप्लेंट सीधा कर दें कि ये वादे किए थे और ये वादे ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं हैं, इतने सालों से वो परेशान हैं, तो वो किस तरह से आप तक पहुँच सकते हैं? देखो कंप्लेंट का तो सिस्टम बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आदमी एलओटी हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, एसोसिएशन ऑफ एलओटीज हो, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, कुछ लोग मिल करके भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आई हैं। एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी कि करीब 10 साल पुराना प्रोजेक्ट, 10 साल से लोग जहाँ रह रहे हैं, उसके बेसमेंट में पानी भर जाता है, उसके कॉलम्स हैं वो क्रैक हो गए, 43 कॉलम्स क्रैक हो गए। हमने बिल्डर से स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस मांगी, आईआईटी दिल्ली से उसका स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कराया, उनसे उनका सॉल्यूशन मांगा। उस सॉल्यूशन के अनुरूप बिल्डर ने जो टाइमलाइन दी है उस टाइमलाइन में बिल्डर उसको डिफेक्ट को ठीक कर रहा है। बिल्डर्स वहाँ बिजली नहीं दे रहा, हम लोगों ने डायरेक्शन जारी की है कि आप इतने समय बिजली दो नहीं तो आपके खिलाफ पिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। और जहाँ कहीं बिल्डर्स जो पालना नहीं करेंगे निर्देशों की, वहाँ हम लोग उनकी जो भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको अटैच करेंगे और उसको बेच करके जो उसने पालना कर रहे हैं उन चीज़ों की, उन सुविधाओं का विस्तार वहाँ कराएंगे और एसोसिएशन ऑफ एलओटीज़ को हम पोजीशन दे देंगे उस सारी प्रॉपर्टीज़ का, ताकि वो उसको ऑक्शन करें और ऑक्शन करके उन सुविधाओं को वहाँ लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। बड़ी चीज़ है ये। देखिए, दावे बहुत सारे बिल्डरों के, प्रमोटरों की तरफ से होते हैं और उन दावों के चक्कर में आप आ जाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई दाव पर लगा बैठते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति अब नहीं है, पूरी तरह से पारदर्शिता के तौर पर एक ट्रांसपेरेंसी है। हरेरा ये बात आप लोगों को बताना चाहता है कि पूरी तरह से सभी जानकारियां लें। तो रेरा के गुरुग्राम के मेंबर वीके गोयल साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सवाल यही है कि लगातार आप लोग भी कोशिश करते हैं कि जानकारी सही जाए, लेकिन अभी भी जो बिल्डर है या यूं कहिए कि जो रियल एस्टेट के प्लेयर हैं, ऐसा लगता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन या झूठी एडवर्टाइज इस तरह की चीज़ें चलती हैं जो अलर्टी को, ग्राहक को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ स्थिति बनाई है? देखिए, जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लॉट ऑफ ड्यूटीज और जो फंक्शंस हैं वो असाइन किए गए हैं बिल्डर को, उसको सही जानकारी देनी ही है। जहाँ तक उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी है, तमाम जानकारी हैं, वो तो हम उस रजिस्ट्रेशन के टाइम जब करते हैं उससे पहले उसको लेके अपलोड करते ही करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका ये है कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो भ्रमित ना करे, उसके लिए एक्ट में सेक्शन 12 में एक स्पेसिफिक प्रावधान दिया गया है। उसकी ड्यूटी है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो जानकारी दे वो सही हो, और किसी स्टेज पे कोई ऐसा साबित किया जाता है, कंप्लेनेंट द्वारा कंप्लेंट फाइल की जाती है कि उस द्वारा भ्रमित जानकारी या असत्य जानकारी दी गई है, तो कंप्लेंट की जा सकती है अथॉरिटी में। और जो बिल्डर है उस स्थिति के अंदर वो लायबल है। प्लॉट का जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका रिफंड ही नहीं मिलेगा उसको वापस, बल्कि उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, और उसके लिए गलत जानकारी के भ्रम में जो उसने इन्वेस्ट किया तो जो अलॉटी है वो उसके कंपनसेशन के लिए भी हकदार होगा, जिसके लिए वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पे बिल्डर की 3 लायबिलिटीज हो जाती हैं। उसको अमाउंट रिफंड करना पड़ सकता है, उस पर ब्याज देना पड़ सकता है, और न कि ये उस पर उसको कंपनसेशन भी दे सकता है।
देना पड़ेगा। जी, ये बड़ी अच्छी बात बताई कि कंपनसेशन भी मिलेगा और उसका जो रिफंड है वो भी मिलेगा। सवाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप लगातार ये मैसेज भी देते हो, ये सारी चीज़ें बताते भी हो कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन ये जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं या दूसरे लोग हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ये जो सिलसिला है ये थमता नहीं है। इसकी वजह ये है कि क्या जो पनिशमेंट है वो कम है या इन लोगों पर कार्रवाई ठीक से हो नहीं रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें रेरा एक्ट आने के बाद काफी सुधार आ रहा है। एक तो जो अलॉटी या इन्वेस्टर है जिसने भी अपना प्लॉट या फ्लैट या अपार्टमेंट या ऑफिस स्पेस लेना है, उसको सही जानकारी रेरा के माध्यम से साइट पे होस्ट की जाती है और वो कॉलोनाइजर उसके लिए बाध्य है कि उसको सही जानकारी दे। एक तो ये है। दूसरा, उसके बाद जहां तक कंप्लेंट का संबंध है, जैसा कि पिछली बार बताया गया कि मोर देन 12,000 कंप्लेंट्स पे निर्णय लेके डायरेक्शंस दी गई हैं और उनका अनुपालना की जा रही है और करवाई जा रही है और इसके लिए एक्ट में बड़े सख्त प्रावधान है। सख्त वो लागू हो पाते हैं जो प्रावधान, क्योंकि सख्त प्रावधान इसमें खाली रिफंड ही नहीं, हम जो है रेरा जो है अगर कोई बिल्डर उस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसको अनुपालना करवाने के लिए सिविल कोर्ट के तरह ही उसकी अपनी पावर्स को और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है और जो फाइन है बिल्डर पे उसका नहीं अनुपालना करने की स्थिति में अप टू 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का उस पे फाइन का प्रावधान है और किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं मानता है तो उस पे प्रतिदिन के आधार के बेसिस पर भी जुर्माना या फाइन लगाया जाता है, निश्चित किया जा सकता है एंड इट कैन गो अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट, जो कि एक काफी बड़ा आर्थिक तौर के आर्थिक दंड के रूप में लिया जा सकता है। एक और चीज सर कि कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है उस कि ये जो इन्फॉर्मेशन है फॉल्स है, उसके बाद ही रेरा कार्रवाई करती है, रेरा की नजर रहती है कि ऐसे लोग या खुद की कोई मॉनिटरिंग कुछ इस तरह का सिस्टम है आप लोगों का? सर्टेनली रेरा समय समय पर केवल अपने एड्स के माध्यम से जागरूक ही नहीं करता है, इस पर नजर भी रखता है और किसी भी प्रकार को कोई भी ऐड देता है तो उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपने लाइसेंस से संबंधित लाइसेंस नंबर और जो जरूरी जानकारियां हैं वो देनी होती हैं। इसी प्रकार न केवल दिस परंतु उसको अपना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ता है और जैसे ही रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वो दिया तो कोई भी जो अलॉटी है उसको जो है अपना साइट पे जाके उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित जितनी भी डिटेल और जानकारियां हैं प्रोजेक्ट से संबंधित वो उसे उपलब्ध ऑनलाइन ही हो जाएंगी। जो भी बिल्डर जिस तरह से जो वादे करता है उन वादों पे उसे खरा उतरना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहकाया जा सके, क्योंकि रेरा आपके साथ है और रेरा ये तय करता है, ये इंश्योर करवाता है कि जो उसने बोला है, जो वादे किए हैं उसे वो निभाने ही होंगे, वरना तो कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।